Hello students, today we are back. I hope you enjoy the previous lecture. Today we are going to discuss one of the best topic in the physics is excitement of physics after the scope of physics. Last day हमने पढ़ा था what is physics, physics क्या है, यूनिफिकेशन, टू फंडामेंटल प्रिंसिपल पढ़े थे हमने, एक यूनिफिकेशन क्या होता है, रिडक्शनिज्म क्या होता है, उसके बाद में हमने स्कोप देखा था फिजिक्स में क्या क्या किया जा सकता है, और आज हम देखने वाले हैं एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, मतलब फिजिक्स में क्या क्या एक्साइटमेंट है, फिजिक्स में और क्या चीज़ें नहीं की जा सकती है, या फिजिक्स के अंदर जब पढ़ा जाता है तो उसके अंदर क्या क्या नई चीज़ आती है जो हमें पढ़ने के लिए एक्साइट करती है। तो आइए देखते हैं इसके लिए कुछ पॉइंट्स। तो एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स के अंदर हम पहला पॉइंट देखते हैं। ये पहला पॉइंट हमने यूनिफिकेशन के अंदर भी पढ़ा था, याद कीजिए स्टूडेंट्स। तो पहला पॉइंट क्या है, फ्यू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स कैन एक्सप्लेन फिनोमेना कवरिंग अ लार्ज रेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। इसका मतलब है कुछ मुट्ठी भर फिनोमेना की हेल्प से हम लार्ज रेंज ऑफ फिजिकल फिनोमेना को समझना चाहते हैं। कुछ फिनोमेना चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि हमारे पास हर चीज़ के लिए एक प्रिंसिपल हो, हम चाहते हैं कि एक प्रिंसिपल से हजारों चीज़ों को एक्सप्लेन किया जा सकते हैं। तो पहला पॉइंट वही है जो यूनिफिकेशन में पढ़ा था। यूनिफिकेशन के अंदर हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे। पहला एग्जाम्पल क्या देखा था, उसके अंदर हमने ग्रेविटेशन का देखा था। दूसरा एग्जाम्पल देखा था मैक्सवेल इक्वेशन। तो याद कीजिए स्टूडेंट, मैक्सवेल इक्वेशन के अंदर मैक्सवेल ने क्या किया था, चार इक्वेशन की हेल्प से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पूरा टॉपिक कंप्लीट किया था। अगर मैं आपको बताना चाहूँ यहाँ पर, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये बुक है, इस बुक का नाम है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ये जो बुक है स्टूडेंट्स, इसको पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा जाता है। ये पूरी बुक केवल इन चार इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है और उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन किए हुए हैं। बेसिकली चार इक्वेशन से इतनी बड़ी बुक या इतना बड़ा टॉपिक कवर किया जा सकता है। तो ये यूनिफिकेशन का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। तो पहला पॉइंट स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा, few basic concept in physics we want few basic concept which covers large varieties of physical quantities. Okay students, next आते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट में क्या बोला हमने, डिजाइन न्यू एक्सपेरिमेंट्स। हम चाहते हैं, आजकल जो साइंटिस्ट हैं, फिजिसिस्ट हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो नए नए एक्सपेरिमेंट को डिजाइन कर रहे हैं। अब एक्सपेरिमेंट करना क्यों जरूरी है, जैसे किसी पर्सन ने थ्योरी दे दी, किसी साइंटिस्ट ने थ्योरी दी, अब उस थ्योरी को वेरीफाई करना तो जरूरी है। केवल कागज पेन पर काम नहीं चलेगा, यहाँ पर उसका रियलिटी में वो एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करते हैं, डिजाइन न्यू एक्सपेरिमेंट टू अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स। या तो किसी थ्योरी को वेरीफाई करना है, या फिर जो यूनिवर्स के अंदर जो सीक्रेट हैं, कुछ चीज़ें दबी हुई हैं, उनको अनलॉक करना है। क्या करना है स्टूडेंट्स, उनको अनलॉक करना है। मतलब हम जानना चाहते हैं कि यूनिवर्स के अंदर और क्या क्या है, तो इसके लिए हम कुछ नए एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करते हैं। अगर आपको मैं बताऊं यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स 2010 के अप्रोक्स यहाँ पर क्या किया गया था, एक सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया गया जिसे कहा जाता है LHC। इसका फुल फॉर्म है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। तो स्टूडेंट्स, ये इसका फुल फॉर्म है LHC, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। ये एक्सपेरिमेंट जो किया गया था, इसमें जो एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया गया, ये कितना बड़ा था स्टूडेंट्स, अप्रोक्स 27 किलोमीटर बड़ा मशीन बनाई गई थी, 27 किलोमीटर बड़ी मशीन बनाई गई थी। और ये मशीन इतनी बड़ी थी कि एक जो सिटी है, छोटी सिटी जिसका नाम है जेनेवा, उस पूरी सिटी को कवर कर सकती है। तो सोचिए साइंटिस्ट, आजकल के जो साइंटिस्ट है वो क्या कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट भी डिजाइन करने के लिए रेडी हैं जो एक पूरी सिटी को कवर कर सकें। किसके लिए, केवल कुछ चीज़ों को अनलॉक करने के लिए। और ये जो एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया गया, इसके बाद में 2012 के अंदर स्टूडेंट्स, इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हमें एक पार्टिकल के बारे में जानकारी मिली जिसे नाम कहा जाता है, जैसे बोसॉन। इसका नाम क्या है स्टूडेंट्स, बोसॉन। और इसको कभी कभी गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है स्टूडेंट्स। इसका नाम एक और क्या है, गॉड पार्टिकल। तो 2012 में सबसे बड़ी डिस्कवरी जिसके बारे में मालूम पड़ा गया कि इसके अंदर एक बोसॉन, एक हिग्स बोसॉन करके पार्टिकल होता है, वो भी एग्जिस्ट करता है। और केवल वो किसके कारण हुआ, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के कारण। तो फिजिक्स में हम क्या चाहते हैं, फिजिक्स में क्या चीज़ हमें एक्साइट करती है कि हम कुछ नए एक्सपेरिमेंट डिजाइन करें जिनकी हेल्प से हम अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स के कुछ सीक्रेट्स को अनलॉक करने के लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, हम जाएंगे, और इसके लिए हमने इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट डिजाइन करा। आइए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। द मोस्ट चैलेंजिंग एंड एक्साइटिंग पार्ट ऑफ फिजिक्स इज स्पेस एक्सप्लोरेशन। क्या है स्टूडेंट्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन। अब स्पेस एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, फिजिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा एक्साइट करने के लिए जो चीज़ है वो स्पेस में जाना, स्पेस की चीज़ों की स्टडी करना, इसी को कहते हैं हम स्पेस एक्सप्लोरेशन।
पुराने टाइम में स्टूडेंट्स जो पृथ्वी पर जो लोग थे, जब टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं हुई थी, तो पुराने टाइम में लोग ऐसा समझते थे कि रात जब होती है तो जितने सितारे होते हैं, तो किसी ने आसमान में एक पर्दा लगाया हुआ है जिस पर्दे के ऊपर इतने सारे सितारे की डिज़ाइन बनी हुई है। बट बाद में हमें धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई तो हमें मालूम पड़ा कि जो सितारे हमें दिखते थे वो सितारे नहीं थे, वो हज़ारों गुना, पृथ्वी से हज़ारों गुना बड़े खुद ग्रह थे, खुद स्टार्स थे बड़े बड़े। तो स्पेस एक्सप्लोरेशन में हम बाहर जाकर कुछ अलग गैलेक्सी की स्टडी करते हैं, हज़ारों प्लैनेट्स होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। और आपने एक नाम सुना होगा यहाँ पर, ब्लैक होल। क्या है स्टूडेंट्स? ब्लैक होल। ये ब्लैक होल भी क्या है? ये एक बहुत बड़ा जाइंट मॉन्स्टर जैसे बोला जा सकता है। ये एक जाइंट मॉन्स्टर है। ये इतना बड़ा मॉन्स्टर है कि आसपास जो भी आता है सबको खा जाता है, सबको निगल जाता है। यहाँ तक कि अगर इसके पास में लाइट भी जाएगी तो लाइट को भी अंदर निकल जाता है। और लास्ट ईयर के पहले एक डिस्कवरी हुई जिसके कारण हमें यह मालूम पड़ा कि ब्लैक होल भी एग्जिस्ट करते हैं। आप स्टूडेंट ज़रूर वेबसाइट पर जाइएगा, यूट्यूब पर जाइएगा और सर्च कीजिएगा कि ब्लैक होल क्या होते हैं। तो स्पेस एक्सप्लोरेशन आज की सबसे बेस्ट डिमांड है कि आप स्पेस के बारे में अंदाज़ा लगाएं। जैसे हमारी बहुत सारी कंपनीज हैं, नासा है, इसरो है, सारी स्पेस के बारे में काम कर रही है और बहुत सारी ब्रांचेस होती है फिजिक्स की जिसके अंदर हम स्पेस की स्टडी करते हैं। आइए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स? Nowadays, it is a big challenge to fulfill the need of energy requirement. हम जानते हैं जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। आज ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है हमें स्टूडेंट्स। तो nowadays इट्स बिग चैलेंज टू फुलफिल द नीड ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। हमें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है, इसके लिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम एनर्जी को प्रोड्यूस करें। तो एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए लास्ट सेंचुरी के अंदर भी सबसे ज़्यादा एनर्जी रिसोर्सेज के दो फॉर्म होते हैं। एनर्जी जो प्रोड्यूस करते हैं उसके दो फॉर्म होते हैं। एक होता है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस और एक होता है जो नॉर्मल सोर्सेस होते हैं जिन्हें वापस प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। तो दो एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं जिनसे हमें एनर्जी प्राप्त होती है। एक तो रिन्यूएबल जिनको वापस बनाया जा सकता है, जैसे सोलर एनर्जी, सूरज से हमें एनर्जी प्राप्त होती जाएगी, जिस एनर्जी को सोलर एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेंगे और उसे हम घर में यूज़ कर सकते हैं। दूसरे जो होते हैं एनर्जी रिसोर्स जैसे फॉसिल फ्यूल्स हैं। फॉसिल फ्यूल्स मतलब पेट्रोल है, आपका कोयला है, ये कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाएगा, इनको वापस प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। तो आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इस तरह से विकसित हो रही है कि वो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। सोलर एनर्जी है, जैसे आपका विंड एनर्जी है, विंड एनर्जी की हेल्प से भी आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। थर्मल एनर्जी है, हाइड्रो पावर प्लांट बनाए जाते हैं जहाँ पर पानी की हेल्प से पावर प्लांट चलाया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। बट ये जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं हमारे पास स्टूडेंट्स, ये इतने एफिशिएंट नहीं हैं। इतने एफिशिएंट का मतलब है इनके लिए खर्चा बहुत ज़्यादा होता है और इसके बाद में यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी कम होती है। तो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और जिसके ऊपर फोकस किया जाता है उसे कहते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं ये जगह बहुत कम लेते हैं और इसी के साथ में ये इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जितने सब मिलकर भी नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने एक वर्ड सुना होगा यूरेनियम। क्या है स्टूडेंट्स? यूरेनियम। यूरेनियम एक एलिमेंट्स होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप केवल यूरेनियम का 1 ग्राम लें तो यूरेनियम का केवल 1 ग्राम आपको कितनी एनर्जी दे सकता है अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट में उसे यूज़ करें? तो यूरेनियम का 1 ग्राम आपको इतनी एनर्जी दे सकता है जितनी 6000 घरों को 1 महीने में लगती है पर मंथ। 1 महीने में 6000 घरों की एनर्जी रिक्वायरमेंट। ये वो आज मॉडर्न घर है जिनके पास एनर्जी कंजप्शन ज़्यादा होता है। तो 1 महीने तक 6000 घरों की एनर्जी रिक्वायरमेंट को केवल यूरेनियम का 1 ग्राम पूरा कर सकता है स्टूडेंट्स। तो आज के टाइम में न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो हमने देखा यहाँ पर एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स और इसके अंदर कुछ पॉइंट्स कवर करें। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम। इसके बाद में जो इसके पहले वाला जो टॉपिक हमने देखा स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स के जस्ट बाद में हम देखते हैं कि फिजिक्स का दूसरी ब्रांच के साथ में क्या रिलेशन है, फिजिक्स का दूसरे सब्जेक्ट के साथ में क्या रिलेशन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, फिजिक्स का बायो के साथ में रिलेशन है, बायो के अंदर भी फिजिक्स यूज़ होता है।
जैसे एक बायोफिजिक्स करके एक पूरी ब्रांच होती है जिसके अंदर फिजिक्स की भी हेल्प से बायो की स्टडी की जाती है। उसी तरह से केमिस्ट्री के अंदर भी एक्सट्रीम यूज़ होता है फिजिक्स का। केमिस्ट्री के अंदर एटम का स्ट्रक्चर समझना है, उसके अंदर की चीज़ों को समझना है, तो उसके लिए फिजिक्स चाहिए। इसी तरह से स्टूडेंट्स, फिजिक्स और मैथ्स का भी आपस में एक अच्छा रिलेशन है। अगर कहा जाए बिना मैथ्स के फिजिक्स आज जिस मुकाम पर है उस मुकाम पर नहीं होता अगर मैथ्स नहीं होता तो। उसी तरह से मैथ्स फिजिक्स को हेल्प करता है और कभी कभार फिजिक्स भी मैथ्स को आगे बढ़ने में हेल्प करता है स्टूडेंट्स। तो फिजिक्स और मैथ्स जो एक दूसरे से अगर देखे जाएँ तो ये दोनों एक दूसरे से के दोस्त हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या लिखा सबसे पहले, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथ्स क्या है? फिजिक्स की एक लैंग्वेज है। मैथ्स क्या है? फिजिक्स की एक लैंग्वेज है। जैसे हमें एक पर्सन को दूसरे पर्सन से बात करना है तो किसी भाषा की जरूरत पड़ती है, लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। उसी तरह से अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट्स? मैथ्स की। तो मैथ्स क्या है? आपका टूल्स है जो फिजिक्स को पढ़ने में आपकी हेल्प करेगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप सोचेंगे आपने बायो लिया है और आपने हो सकता है कि मैथ्स के डर से बायो लिया हो, तो स्टूडेंट डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें जितना भी मैथ्स यूज़ होगा, रिक्वायर्ड होगा, उससे आपको पढ़ाया जाएगा और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर हमें इतना फिजिक्स, इतना मैथ्स नहीं पढ़ना है, केवल कुछ टॉपिक्स पढ़ना होते हैं जो फिजिक्स में ज़्यादा यूज़ आते हैं। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हमें फिजिक्स में यूज़ आने वाले हैं। तो कौन सा मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड है? तो लिखते हैं स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड फॉर फिजिक्स। फिजिक्स में कितना मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड होता है, किस किस मैथ्स को पढ़ना पड़ेगा आपको। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं। सबसे पहले ये जो पॉइंट लिखने जा रहा हूं ये है अलजेब्रा। क्या है स्टूडेंट्स? अलजेब्रा, जिसे आप पढ़ चुके हैं 9th 10th में। केवल सफिशिएंट है जितना अलजेब्रा आपने पढ़ा है स्टूडेंट्स। अलजेब्रा के अंदर इक्वेशन सोल्व करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना, एक्स और वाई की वैल्यूज निकालना और इस तरह से प्लस माइनस करना, ये सारी चीजें अलजेब्रा के अंदर आती है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं स्टूडेंट्स। ये टॉपिक भी आप पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री। क्या है स्टूडेंट्स? ट्रिग्नोमेट्री। और इस टॉपिक को आपको पढ़ाया जाएगा स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री को। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं स्टूडेंट्स, वेक्टर। ये आपने शायद नाम सुना होगा, बस इस वेक्टर को भी आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। वेक्टर का एक्सट्रीम यूज होता है स्टूडेंट्स फिजिक्स के अंदर। वेक्टर का मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, एक होता है स्केलर क्वांटिटीज, एक होता है वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर का मतलब होता है कि जिसकी डायरेक्शन होती है, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक बॉक्स रखा हुआ है। अगर मैं कहूं कि इस बॉक्स के ऊपर फोर्स लगाना है, क्या लगाना है स्टूडेंट्स? फोर्स, मतलब इसको पुश करना है। पुश एक तरह से फोर्स ही। तो अगर मैं इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं, F मीन्स फोर्स लगाएंगे, तो फोर्स की एक डायरेक्शन होगी। जब भी आप फोर्स को डिफाइन करते हैं तो फोर्स की एक डायरेक्शन पूछी जाएगी आपसे कि फोर्स तो लगा रहे हो, ठीक है, मगर किस डायरेक्शन में लगा रहे हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जब डायरेक्शन की बात की जाती है तो वेक्टर का यूज आता है स्टूडेंट्स। ओके, तो वेक्टर का एक्सट्रीम यूज होता है फिजिक्स के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं स्टूडेंट्स, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर्स। और इसके बाद में जो एक टॉपिक आता है जिसे कहते हैं कैलकुलस। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? कैलकुलस। अच्छा, कैलकुलस की डिस्कवरी किसने की थी? कैलकुलस की डिस्कवरी आप जानते हैं बिल्कुल, आइजैक न्यूटन ने की थी, जिसने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जिसने बनाया था, उसी ने कैलकुलस की डिस्कवरी की थी। तो आपको स्टूडेंट जानकर हैरानी होगी कैलकुलस की डिस्कवरी कैसे हुई। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट के माइंड में जो एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन ये था स्टूडेंट्स कि व्हाई एन एप्पल फॉल्स, एप्पल नीचे क्यों गिरता है। जब एप्पल नीचे गिरता है स्टूडेंट्स, तब उसको डिस्क्राइब करने के लिए, एप्पल नीचे गिरता है उसी तरह से मून नीचे क्यों नहीं गिरता? क्योंकि नॉर्मल सी बात है, ये आपका अर्थ है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपना अर्थ है और अर्थ की सरफेस से कुछ ऊपर एप्पल रखा हुआ है। तो अर्थ, हमने क्या बोला यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, दो चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। जब दोनों के पास मास होगा तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। तो अर्थ मून, एप्पल को तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो मून जो होता है स्टूडेंट्स, मून भी तो अर्थ के चारों ओर घूमता है, तो मून को भी तो अट्रैक्ट करना चाहिए। मून नीचे क्यों नहीं गिरता? व्हाई एन एप्पल फॉल्स बट मून डज नॉट। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आइजैक न्यूटन को उस टाइम बहुत प्रॉब्लम्स आई। प्रॉब्लम्स इसलिए आई क्योंकि उस टाइम जो मैथमेटिक्स था वो इतना डेवलप्ड नहीं था जिससे इसका आंसर दिया जा सके। तो उन्होंने मैथ्स पर काम करा और मैथ्स पर काम करके
इस कैलकुलस की डिस्कवरी की स्टूडेंट्स। किसकी डिस्कवरी करी? कैलकुलस। अब कैलकुलस क्या होता है? आप पूछेंगे सर कैलकुलस क्या होता है? तो कैलकुलस देखो स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमें दो चीज़ों की स्टडी करना है मेन टाइप से। कैलकुलस के अंदर पहली चीज़ हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन स्टूडेंट्स। यस, ये नया वर्ड है आपके लिए, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब सिंपल सा समझें, समय के साथ साथ, टाइम के साथ साथ कोई चीज़ कैसे चेंज होती है उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। जैसे टाइम के साथ साथ हमारे भारत की पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो टाइम के साथ साथ भारत की पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है इसको हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन में। ओके स्टूडेंट्स, एक चीज़ के रिस्पेक्ट में दूसरी चीज़ कैसे चेंज होती है उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। इसके बाद में दूसरी चीज़ स्टडी करना है हमें, उसे कहते हैं हम इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट? हमें इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है स्टूडेंट्स? जोड़ना। तो कैलकुलस में दो चीज़ें पढ़ना है। पहला डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है एक चीज़ की रिस्पेक्ट में दूसरी चीज़ कैसे चेंज होती है। उसी तरह से दूसरा पढ़ना है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। इंटीग्रेशन में हम नॉर्मली क्या करेंगे? चीज़ों को जोड़ना सीखेंगे। अब आप बोलेंगे हमने तो फर्स्ट सेकंड में भी जोड़ना सीखा था 2 + 3 5। ये वैसा जोड़ना नहीं है स्टूडेंट्स, ये दूसरी तरह का जोड़ना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ठीक है, हमने देखा फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। अगर आप मैथ्स में कमज़ोर हैं तो स्टूडेंट्स आपको हो सकता है फिजिक्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए, बट मैं आपको अश्योर करूंगा कि जितना भी मैथमेटिक्स फिजिक्स में रिक्वायर्ड है वो सारा आपको अच्छे लेवल से पढ़ाया जाएगा स्टूडेंट्स, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए स्टूडेंट्स। ओके, इसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी ग्रेट फिजिसिस्ट हुए हैं, जितने भी ग्रेट साइंटिस्ट हुए हैं, वो एक अच्छे मैथमेटिशियन थे स्टूडेंट्स। जितने भी ग्रेट साइंटिस्ट हुए हैं वो एक अच्छे क्या थे? मैथमेटिशियन थे, क्योंकि उन्हें पता था कि नेचर की जो लैंग्वेज होती है, प्रकृति की जो भाषा होती है, वो भाषा कौन सी है? मैथमेटिक्स। अगर आपको भाषा याद नहीं है तो आप संवाद मतलब कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट्स। तो अगर आपको भाषा की अच्छी पकड़ है, लैंग्वेज की अच्छी पकड़ है, तो आपको फिजिक्स की भी अच्छी पकड़ होगी। जैसे मैक्सवेल की बात की जाए तो मैक्सवेल एक अच्छे मैथमेटिशियन थे, इसी कारण उन्होंने 4 इक्वेशन बनाने में वो सक्सेस रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे फिजिक्स का टेक्नोलॉजी के साथ में क्या रिलेशन है स्टूडेंट्स। हमने जैसे फिजिक्स का मैथ्स के साथ में रिलेशन देखा, अब हम देखने जा रहे हैं फिजिक्स का टेक्नोलॉजी के साथ में क्या रिलेशन है। यस स्टूडेंट्स, फिजिक्स इन रिलेशन टू टेक्नोलॉजी। फिजिक्स और टेक्नोलॉजी में क्या रिलेशन है। आज जैसे देखा जाए टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और कहीं ना कहीं इसके पीछे फिजिक्स का बिल्कुल हाथ छुपा हुआ है। फिजिक्स की बहुत हेल्प है, तभी आज हमारी जो टेक्नोलॉजी है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो देखें स्टूडेंट्स, समटाइम्स टेक्नोलॉजी गिव्स राइज टू न्यू फिजिक्स। कभी कभी जो टेक्नोलॉजी जो होती है वो फिजिक्स को हेल्प करती है आगे बढ़ने में, और कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स फिजिक्स गिव्स राइज टू टेक्नोलॉजी, और कभी कभी फिजिक्स टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। तो देखते हैं दोनों एक दूसरे को किस तरह से हेल्प करते हैं। स्टार्टिंग में क्या था स्टूडेंट्स, 1700 के अप्रोक्स वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्रूव द वर्किंग ऑफ हीट इंजन। पुराने टाइम में जब कुछ पर्सन थे, जैसे एक पर्सन थे सादिक कार्नो, जो आप 11th में पढ़ेंगे। सादिक कार्नो नाम के एक पर्सन थे, उन्होंने एक इंजन बनाया था स्टूडेंट्स। तो उन्होंने एक इंजन बनाया, उनके नाम पर इस इंजन को कहा जाता है स्टूडेंट्स कार्नो इंजन। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स को? कार्नो इंजन। अब स्टूडेंट्स उन्होंने इंजन तो बना लिया था, बट उन्हें इसका इंटरनल मैकेनिज्म समझ में नहीं आया। उन्हें बना तो लिया कि कार्नो इंजन, ठीक है स्टूडेंट्स, काम भी कर रहा था, बट उन्हें यह समझ में नहीं आया कि ओरिजिनलिटी में इसका इंटरनल अंदर से काम कैसे कर रहा है। और इसी के साथ में वो चाहते थे कि इस इंजन को और इम्प्रूव किया जाए। इम्प्रूव मतलब कैसे? ये स्टूडेंट्स कम से कम फ्यूल में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले, मतलब इनपुट कम दिया जाए और आउटपुट ज़्यादा मिले, जिसे हम आज नॉर्मल से एवरेज कहते हैं। गाड़ी का एवरेज कितना है साहब? तो गाड़ी का एवरेज अगर ज़्यादा होता है तो गाड़ी का इंजन बहुत अच्छा है स्टूडेंट। उसी तरह से कार्नो ने एक इंजन तो बना लिया था, बट उन्हें ये नहीं पता था ये काम कैसे करता है और इसे इम्प्रूव कैसे किया जाए, इसको कैसे इफ़िशिएंट बनाया जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्रूव द वर्किंग ऑफ हीट इंजन। हीट इंजन को हमें इम्प्रूव करना था, उसे और मॉडर्नाइज करना था और उसे समझना था। तो हमने क्या करा स्टूडेंट्स,
सो वी डेवलप्ड द ब्रांच ऑफ फिजिक्स थर्मोडायनेमिक्स। तो हमने थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच को डेवलप करा जिसके अंदर हीट और वर्क की स्टडी की जाती है डिटेल में। उसके बाद में हमने डीजल इंजन बनाए, पेट्रोल इंजन बनाए और आज हम बहुत प्रगति कर रहे हैं उस क्षेत्र में। इसके बाद में स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल में आपने क्या देखा, हमें हीट इंजन की ज़रूरत थी, मतलब टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी। तो टेक्नोलॉजी की जो ज़रूरत थी उसकी ज़रूरत किसने पूरी करी, फिजिक्स ने पूरी करी। थर्मोडायनेमिक्स की डिस्कवरी के बाद में जब इसके अंदर अच्छी खासी डिस्कवरी हो चुकी थी उसके बाद में हमने इंजन को इम्प्रूव कर पाए। तो यहाँ पर क्या हुआ स्टूडेंट्स, किसने किसको हेल्प करा, टेक्नोलॉजी ने हेल्प करा। फिजिक्स को ग्रो करने में, फिजिक्स को डेवलप करने में किसका हाथ था, टेक्नोलॉजी का। अब इसका उल्टा पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, समटाइम्स फिजिक्स गिव्स राइज टू टेक्नोलॉजी। कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, फिजिक्स जो होता है वो टेक्नोलॉजी को हेल्प करता है आगे बढ़ने में, और सबसे ज़्यादा यही देखा जाता है। जैसे स्टूडेंट्स हमने देखा, इसके अंदर एग्जांपल लिखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसे हमने मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन की हेल्प से दिया था। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की स्टडी हो चुकी थी कंप्लीट, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कुछ वेव्स की स्टडी हुई जिसे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा गया। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी उनकी हेल्प से वायरलेस कम्युनिकेशन पॉसिबल हुआ स्टूडेंट्स। क्या हुआ स्टूडेंट्स, वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन, बेतार का तार जैसे कहते हैं ना, बिना तार के आप बात कर रहे हो एक पर्सन से दूसरे पर्सन, एक पर्सन यहाँ है दूसरा पर्सन वहाँ है। तो ये वायरलेस कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल हुआ स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कारण पॉसिबल हुआ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, फिजिक्स की एक ब्रांच है। तो फिजिक्स ने किसको हेल्प करा, कम्युनिकेशन को डेवलप करने में। दूसरा एग्जाम्पल देखें स्टूडेंट्स, लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट। लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट, कुछ टाइम बाद हमें जरूरत पड़ा कि सैटेलाइट को लॉन्च करना चाहिए ताकि हम पूरी अर्थ की स्टडी कर पाएं, अर्थ के अंदर बहुत सारी चीज़ों की स्टडी कर पाएं। आप जो आज गूगल मैप को एक्सेस कर पा रहे हैं वो केवल सैटेलाइट की हेल्प से एक्सेस कर पा रहे हैं। तो जब सैटेलाइट की लॉन्चिंग की जाती थी तो सैटेलाइट की लॉन्चिंग के अंदर सबसे बड़ा हाथ था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। किसका हाथ था स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पहले बना स्टूडेंट्स, इसे में लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पहले बना स्टूडेंट्स। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने किसकी हेल्प करी, किस चीज की हेल्प करी, किसको ग्रो करने में हेल्प करी, लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट को लॉन्च करने में हेल्प करी। अगर हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं होता तो शायद हम कभी भी सैटेलाइट को कभी लॉन्च नहीं कर पाते स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमने देखा कि कभी कभी फिजिक्स किसको राइज करता है, गिव्स राइज टू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को विकसित करने में हेल्प करता है। आज की कुछ मॉडर्न बातें करते हैं स्टूडेंट्स। फिजिक्स में एक ब्रांच है स्टूडेंट्स जिसे हम कहते हैं, ये एक मॉडर्न ब्रांच है स्टूडेंट्स जो आज के टाइम स्टडी की जाती है। इसको कहते हैं हम क्वांटम फिजिक्स। स्टूडेंट्स क्या कहते हैं इसे हम, क्वांटम फिजिक्स। ये फिजिक्स की एक एडवांस्ड ब्रांच है स्टूडेंट्स। इसकी हेल्प से सारी चीज़ों की स्टडी पॉसिबल है स्टूडेंट्स। तो ये अभी तक की सबसे बेस्ट थ्योरी है क्वांटम फिजिक्स। आज क्या हुआ स्टूडेंट्स, क्वांटम फिजिक्स जो फिजिक्स की ब्रांच है उसको साइंटिस्ट ने थोड़ा सा डेवलप करा, और आज क्या कर रहे हैं साइंटिस्ट, क्वांटम कंप्यूटर बनाने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। कहीं कहीं ये सक्सेसफुल भी हो चुका है या पॉसिबल इसके ट्रायल चल रहे हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स जो आज के आप कंप्यूटर्स हैं, आप जो चलाते हैं, उन कंप्यूटर्स से कई गुना पावरफुल कंप्यूटर हैं क्वांटम कंप्यूटर। इन क्वांटम कंप्यूटर को डिस्कवरी, इनको सक्सेस करना किसका हाथ है इनका सक्सेस में, क्वांटम फिजिक्स का। तो फिजिक्स ने हेल्प करा क्वांटम कंप्यूटर को ग्रोथ करने में। इसमें फिजिक्स की बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती है और क्वांटम कंप्यूटर का हम यूज़ कर पाएंगे इन भविष्य में स्टूडेंट्स। इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।